और इस बीच जौनपुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। जौनपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण का मतदान जारी है। दिल्ली समेत 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने मतदान किया है। पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे कृपाशंकर सिंह। दिल्ली समेत 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जौनपुर से बता रहे हैं। लगातार जो वीआईपी वोटर्स हैं वो वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी हैं कृपाशंकर सिंह, जिन्होंने मतदान किया है। भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है, वोट कास्ट किया है। पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और वोट कास्ट करते हुए नजर आए कृपाशंकर सिंह। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी हैं कृपाशंकर। लोकसभा चुनाव के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। जौनपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के 6वें चरण का मतदान जारी है। सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। दिल्ली समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोट कास्ट किए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जौनपुर से बता रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने मतदान किया है। और सीधा रुख कर लेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां से हमारे स्टेट हेड शत्रुघ्न सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शत्रुघ्न जी, सुबह से लगातार हम तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं किस तरह से पूरी जो मतदान की प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर हो रही है। किस तरह से ये जो 6वां चरण है, शत्रुघ्न जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कितना अहम है, किस तरह की टक्कर इस पूरे चरण में देखने को मिल रही है। चरण पे वोटिंग हो रही है जी, 14 सीटों पे वोटिंग हो रही है। 14 सीटों में ये बिल्कुल नेट टू नेट फाइट है, क्योंकि इसमें 4 सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी पे, 4 सांसद बहुजन समाज पार्टी के थे और 9 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के थे। 1 सीट समाजवादी पार्टी पे थी आजमगढ़ की, जहां से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव वहां से सांसद थे। उसके बाद वो जब विधानसभा का चुनाव 2022 में हुआ तो 2022 में वो विधायक हो गए करहल की सीट से, तो उन्हें वहां से रिजाइन करना पड़ा आजमगढ़ की सीट से। तो आजमगढ़ की सीट उप चुका, 2022 में उपचुनाव हुआ तो वहां से निरहुआ जो है वहां से बीजेपी के सांसद हो गए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 5 सीट जो है विपक्ष के पास थी और 9 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इसमें काफी कुछ चेंजेस हुआ है, क्योंकि अम्बेडकर नगर से जो बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया हुआ है कि अपने सारे के सारे सांसदों के टिकट काट दिए। केवल एक उन्होंने बाद में जौनपुर से एक श्याम सिंह यादव जो सांसद थे उनका भी टिकट हालांकि काट दिया था, लेकिन बाद में फाइनली ये हुआ जौनपुर से उन्होंने श्याम सिंह यादव को टिकट उन्होंने दिया। बाकी की सीटों पे जितनी भी सीट हैं उन्होंने सारे पे अपने सारे प्रत्याशी चेंज कर दिए। उसका असर ये हुआ कि सारे उनके नए प्रत्याशी। अम्बेडकर नगर से जो सांसद थे रितेश पांडे, रितेश पांडे इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अम्बेडकर नगर से। ऐसे ही जौनपुर में काफी टफ फाइट है, क्योंकि कृपाशंकर सिंह जो गृह मंत्री रहे महाराष्ट्र के, वो इस समय यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी से। वहाँ काफी बड़े नेता हैं, क्योंकि एक तरीके से पूर्वांचल के बड़े नेताओं में, ठाकुर बड़े नेताओं में उनकी गिनती आती है। लेकिन उनके साथ धनंजय सिंह जो बहुजन समाज पार्टी से उनकी पत्नी को टिकट हो गया था, लेकिन बाद में धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ गए। तो उसका असर ये हुआ है कि इस समय जो फाइट जो हो रही है तो कृपाशंकर सिंह के फेवर में हो गई है। तो धनंजय सिंह अगर विपक्ष में लड़ते तो दूसरी स्थिति हो सकती है, लेकिन जब धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं तो अब एक तरीके से देखा जाए कृपाशंकर सिंह की काफी मुश्किल कम हो गई है। और मुश्किल कम कहिए या कहिए कि उनको एज मिल रहा है। उनकी टक्कर बाबू सिंह कुशवाहा से है, जो इंडी गठबंधन में पहले एक NHRM घोटाला था उसमें उनका नाम आया था, उस पर बड़ा आरोप उन पर लगा हुआ था और उसको वो काफी दिन जेल में भी रहे। उन्होंने एक अपनी पार्टी भी बनाई थी, लेकिन इस समय वो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उनकी टक्कर कृपाशंकर सिंह से उनकी 1-2-1 हो रही है। अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे जो बहुजन समाज पार्टी के 4 सीटें थी, श्रावस्ती और लालगंज, ये 4 पे बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे। श्रावस्ती से एक बड़ा नाम इस समय चल रहा है साकेत मिश्रा, जो नृपेंद्र मिश्रा जो IAS नृपेंद्र मिश्रा, जिनका नाम PMO से रहा, राम मंदिर में इस समय नृपेंद्र मिश्रा वो है ट्रस्टी हैं। नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा जो IPS भी हैं और कई सारे उन्होंने फॉरेन में डिग्रियां प्राप्त की, उसके बाद वो वापस आके श्रावस्ती से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो सबकी नजर इसमें श्रावस्ती पे लगी हुई है कि श्रावस्ती पे क्या स्थिति बनती है। और बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद थे जो है वर्मा जी, वो वर्मा जी इस समय
समाजवादी पार्टी के इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्रावस्ती से। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से अपने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी टक्कर निरहुआ से, दिनेश लाल निरहुआ से उनकी टक्कर है। वहां पे 1-to-1 इसका फाइट है और इस समय कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसका फायदा मैं कह सकता हूं कि कुछ सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, तो कुछ सीटों पे इंडी गठबंधन को हो रही है। अभी अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस से की प्रमुख हैं और यहाँ पे मिनिस्टर भी हैं, अपना दल एस के उन्होंने एक अपनी मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने भाषण दे दिया, जिसमें कुंडा में उन्होंने राजा भैया के खिलाफ एक भाषण दे दिया, जिसका एक रिएक्शन ये हुआ है कि जो राजपूत वोट है वो नाराज हो गया है और उस समय वो इनके विरोध में इसमें प्रचार कर रहा है। एक सीट है सुल्तानपुर, जहां से वरुण गांधी की मां मेनका गांधी वहां से चुनाव लड़ रही है। मेनका गांधी वहां से अच्छी पहले काफी उनकी पुरानी सीट है ये मेनका गांधी के साथ, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी को ड्रॉबैक मिली। जो सोनू सिंह विधायक थे, चंद्रभद्र सिंह सोनू बाहुबली विधायक हैं, वो इस समय जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और इसकी वजह से वहां पे फाइट जो है कुछ नुकसान मेनका गांधी को हो सकता है। वहां पे फाइट नेट टू नेट है क्योंकि बाहुबली विधायक है, उनका काफी प्रभाव रहा है, वहां से विधायक रहे हैं। और सेम स्थिति इलाहाबाद की है। इलाहाबाद में केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे, जो केसरीनाथ त्रिपाठी मिनिस्टर भी रहे, केसरीनाथ त्रिपाठी वो राज्यपाल रहे भारतीय जनता पार्टी नेता, उनके बेटे वहां से इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको बीजेपी में नहीं जब सक्रिय रहे जब तक केसरीनाथ त्रिपाठी उनका अटैचमेंट है, लेकिन केसरीनाथ त्रिपाठी एक बड़े नाम रहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि तो राज्यपाल हुए थे, अब खत्म हो गए, उनके बेटे इसमें चुनाव लड़ रहे हैं इलाहाबाद से। वहीं पे समाजवादी पार्टी से रेवती रमन सिंह एक बड़े नेता हुआ करते थे, उनके रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह जो पहले मिनिस्टर भी रहे हैं समाजवादी सरकार में, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पे भी इलाहाबाद भी 1-to-1 फाइट है, बहुत जबरदस्त फाइट वहां से लड़ रही है। दूसरा सेम सीट डुमरियागंज पे जगदम्बिका पाल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी फाइट वहां पे अच्छी फाइट देखने को मिल रही है। और एक भदोही सीट है जो तृणमूल कांग्रेस को, भदोही सीट जो है अखिलेश यादव ने गिफ्ट में दी है कह सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को अपना पार्टी को शायद राष्ट्रीय पार्टी बनानी है। एक भदोही सीट वहां से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी इंडी गठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं। तो ऐसे करके सारी सीटों पे इस समय ये कह सकते हैं ये वो फेज है जहां पे इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा बिल्कुल बराबर है, या ये कह सकते हैं कि बिल्कुल नेट टू नेट फाइट है और हो सकता है कि इसमें इंडी गठबंधन इसमें मोर्चा मार लेता है, क्योंकि काफी कुछ जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, काफी कुछ सेंध लगाने की कोशिश की है इंडी गठबंधन ने। तो ऐसा लगता है कि काफी खबरें आ रही है कि काफी वोटों में उन्होंने सेंध लगाई है। लेकिन अब माननीय नरेंद्र मोदी जी जो रैलियां कर रहे हैं या योगी आदित्यनाथ जो रैलियां कर रहे हैं, वो कितना वोट खींच पाएंगे अपनी तरफ, वो कितना वोट नया उन्होंने 2019 से बना लिया है, वो ये दिखाई देगा कि कौन जीतेगा, कौन इसका पता चलेगा कि कौन जीते। कितना मोदी नया वोटर जो इसको कह सकते हैं जो राशन वाला है, जो छोटे तबके का है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर की चाहिए। और इस समय टेम्परेचर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा है कि लोग इस समय पोलिंग बूथ से बिल्कुल बाहर हो गए हैं। कोई अब आएंगे लोग तो वो 3 बजे के बाद कहीं जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, 46 डिग्री टेम्परेचर में इस समय वोट हो रहा है और बहुत पानी की व्यवस्था नहीं, बहुत लोग दूर से चल के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अपने यहाँ ये है कि जो वोटिंग होती है उत्तर प्रदेश में या कहीं भी, वो स्कूलों में होती है या कोई सरकारी स्कूल हो, तो स्कूल कहीं ना कहीं गांव से या तो दूर होता है या बिल्कुल ऐसा तो घर के पास होता नहीं है, तो लोगों को चल के आना पड़ता है। और इस टेम्परेचर में वहां चल के आना एक अपने आप में बड़ा चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो परसेंटेज लेके निकाल के आ पाएंगे, क्योंकि इसमें चर्चा इस समय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है कि हमें कहीं ना कहीं परसेंटेज, इतने कम परसेंटेज पे वोटिंग कैसे हो रही है, इसको परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। जी शत्रुघ्न जी, कम परसेंटेज वोटिंग को लेकर तो चर्चा हो रही है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे चरण का जो प्रचार रहा वो उत्तर प्रदेश में कैसा रहा, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप इस पूरे 6वें चरण को देखने को मिले, और क्या इस बार जो बुनियादी मुद्दे थे वो आरोप प्रत्यारोपों के बीच गौण हो गए या फिर उनकी गूंज भी यहाँ पर सुनाई दी है? देखिए, बुनियादी मुद्दे तो ये एक तरीके से जो नेशनल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है और मोदी जी ने जिस एग्रेशन के साथ इस समय नेशनल मुद्दे बना के और उन्होंने जिस एग्रेशन के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं मोदी जी, अभी उन्होंने ये है कि हमारा
जो रिजर्वेशन है, एक जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना है, इस पे उन्होंने हर रैली में वो एक कसम खाते हैं कि हम SC, ST, OBC का रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं देने देंगे। ये वो हर रैली में इस समय यही मुद्दा चल रहा है कि हम मुसलमानों को एक्स्ट्रा जो 4% का कर्नाटक में मिला है या और जगह मिला है वो हम नहीं देंगे। लेकिन इसी के साथ एक समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं हसन, TS हसन जो है, उनको टिकट इस बार नहीं मिली, मुरादाबाद से मिली थी, कट गई। अगर इंडी गठबंधन 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा तो कहीं ना कहीं मोदी जी जो बार बार मंचों पे बोल रहे हैं उसको समाजवादी पार्टी की तरफ से मूक सहमति मिली है, क्योंकि किसी ने खंडन नहीं किया। मोदी जी ने उस दिन चैलेंज भी किया था, अमित शाह ने एक दिन चैलेंज किया था, ये लोग लिख के दें कि वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन SC, ST, OBC के कोटे में से नहीं देंगे। लेकिन ये अब मुद्दा इस पे आ गया है क्योंकि इंडी गठबंधन ये बार बार कह रहा है, यहाँ पे बड़ा चर्चा कर दी है उन्होंने कि संविधान में चेंज करके ये रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। लेकिन मोदी जी ने वो चीज पकड़ ली, मोदी जी ने वो चीज मुसलमानों के ऊपर आके दी, संविधान में संशोधन करके ये मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे SC, ST, OBC के कोटे से। तो जो मुद्दे हैं वो बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, और बेरोजगारी, भूखमरी का तो मैं ये कहूंगा कि मोदी जी का राशन है, वोट है, वो सारे साइलेंट हो रहे हैं, उनको राशन मिल रहा है। ये एक लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो एक लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छी बात है। पूरा यदि 6वें चरण का चुनाव हो गया है, कभी कहीं किसी ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा है। अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है कि पोलिंग बूथ पे किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया हो। ये एक बहुत बड़ी सफलता चुनाव आयोग का, प्लस प्रशासन का, प्लस हमारे योगी आदित्यनाथ जी का, लॉ एंड ऑर्डर का ये अच्छा प्रमाण। बाकी का मुद्दों का कहें, मुद्दे इसमें हिंदू मुस्लिम के ही चल रहे हैं, रिजर्वेशन का चल रहा है, और बार बार हमारे नरेंद्र मोदी जी बार बार ये लोगों को याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि क्या अगर हम नहीं होते तो क्या राम मंदिर हो पाता, हम नहीं होते तो क्या आप ये इतने पुल, फ्लाईओवर, हालांकि डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में बहुत हुआ है। योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर की वजह से सब लोग सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उनके साथ थे, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर चीजें आती हैं। अब ये देखना पड़ेगा कौन किसके वोटों में कितना सेंध लगा लेता है, उसके हिसाब से जो है रिजल्ट। इस समय मामला बिल्कुल नेट टू नेट 1-to-1 फाइट है, और थोड़े से वोटों से ऐसा लगता है कि बहुत मार्जिन में। अब कोई अगर अंदर साइलेंट वेट चल रही है तो वो साइलेंट वोटर वो बताएगा वो कब खुलता है, क्योंकि वो बताएगा 4 तारीख को कि साइलेंट वोटर कब किसको कितना वोट देता है। बिल्कुल शत्रुघ्न जी, मतदाताओं की खामोशी है और ये चुप्पी फिलहाल किस तरह से नतीजों में तब्दील होगी, किस तरह के मुद्दे होंगे, ये 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। शत्रुघ्न जी, अब ये 6वें चरण का चुनाव है, इसके बाद मात्र 1 चरण का चुनाव होगा, तो क्या ऐसे में अब लगातार जो दल के प्रत्याशी हैं उनके साथ साथ जो स्टार प्रचारक हैं उनके दौरे की पूरी रूपरेखा आने वाले चरण के लिए तैयार हो चुकी है? अब किस तरह का माहौल आने वाले समय में हमें प्रदेश में देखने को मिल सकता है? इसमें स्थिति ये बनी हुई है, योगी जी दिन में एक ही लोकसभा के आसपास, एक ही लोकसभा में 2-2 मीटिंग कर रहे हैं। आज योगी जी की बनारस में शाम को भी एक रैली है, और एक योगी जी की वहीं पास में जो एक सीट पड़ती है चंदौली, और चंदौली में अभी उनकी एक रैली हो रही है। तो एक दिन में आसी पास 4-4-5 करके योगी जी स्टार प्रचारक है, उन्होंने पूरा अपना बीड़ा उठा रखा है इधर से इंडी गठबंधन को, और इस समय पूरे विपक्ष की आंख की किरकिरी माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बने हुए हैं। सबको ये लग रहा है कि योगी जी ने माहौल बदल दिया है। योगी जी जिस तरीके से जी आज 20 तारीख को बनारस में प्रियंका गांधी का रोड शो चल है 3 बजे से, वहां पे रोड शो चलेगा 3 बजे से। और इस समय इंडी गठबंधन के भी सारे नेता, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, सारे लोग इस समय जो है अटैकिंग मूड में, क्योंकि चुनाव एकदम अब लास्ट चरण की तरफ बढ़ रहा है। तो 6वें चरण का जो है चुनाव होने के बाद 10 चरण के लिए तो अब पूरा पूर्वांचल में एक तरीके से चुनाव आ गया है। बिल्कुल लास्ट है, जो बिहार का बॉर्डर अब लगेगा जाके, इधर पूरा नीचे से चुनाव खत्म हो गया, बिहार के बॉर्डर की तरफ चुनाव पहुंच गया है, और सारे इसमें स्टार प्रचारक उन्हीं सीटों पे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही दिन में 2-2 रैलियां हैं। उसी लोकसभा में प्रियंका गांधी की रोड शो है, तो वहीं पे योगी जी की रैली है घाट पे। तो इस तरीके का माहौल बना हुआ है, और पूरे दोनों पार्टियों ने
पूरी अपने दम लगा रखती है कि आखिरी दम कि देखें कौन भारी पड़ेगा, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल शत्रुघ्न जी, इंडिया गठबंधन का आपने जिक्र किया था, बीच में हमने देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से जो गठबंधन है वो गौण है, लेकिन यूपी की हम बात करें तो कितना प्रभाव इस बार इस गठबंधन का चुनाव में देखने को मिल रहा है? क्या जनता के साथ जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, या फिर सिर्फ नाम को लेकर यह गठबंधन रह गया है? देखिए, यूपी में क्या है कि वहां पे समाजवादी पार्टी केवल इफेक्टिव है और कांग्रेस का यूपी में कुछ अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस केवल 2 सीटें हैं जहां पे प्रभावी है, और एक लेकिन बनारस से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो बनारस से पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। अजय राय, बस अजय राय प्रदेश अध्यक्ष है, वो चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ बनारस। तो मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि पहले से ही मोदी जी के खिलाफ बहुत कुछ है नहीं, लेकिन ये है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा इन 3 सीटों के अलावा कहीं बहुत ज्यादा कुछ कांग्रेस का क्या है कि कैडर वोट नहीं है, उनका संगठन नहीं है जिलों में उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो उससे बहुत कुछ फायदा अखिलेश यादव को नहीं मिलेगा। बस इतना फायदा मिलेगा कि हाँ, एक राष्ट्रीय पार्टी से उनका गठबंधन है, तो जो कम से कम ये है कि उन्होंने 17 सीटें इनको दी थी कांग्रेस को, तो उसका फायदा इनको मिलेगा। और लेकिन एक ये है कि राष्ट्रीय नेता, क्योंकि चुनाव जो प्रधानमंत्री का है और प्रदेशों में जिस पार्टी का प्रभाव होगा, समाजवादी पार्टी, अभी केवल उत्तर प्रदेश से बाहर समाजवादी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों को बस उनको केवल नाम का फायदा मिला है, वोट का कोई फायदा नहीं मिला है। तो समाजवादी पार्टी की ही डायरेक्ट टक्कर चल रही है, समाजवादी पार्टी का ही डायरेक्ट वोट जो है, समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट है, जो मुस्लिम वोट है या जो उनके यादव वोट है, जो उनके और जो छोटी जाति है वो वोट उनके साथ लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ कोई वोट बैंक है नहीं, किसी तरीके का कैडर वोट नहीं है। तो वो दिखाने को ही हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका कुछ ऐसा है नहीं, तो कोई उनके जिलाध्यक्ष कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो, कोई वोट ट्रांसफर हो रहा हो, तो ऐसा कुछ इंडी गठबंधन का ऐसा कुछ नहीं। वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में 1 to 1 डायरेक्ट फाइट चल रही है, और बहुजन समाज पार्टी इसमें बीच में अपना एक प्रत्याशी उतारे। बस ये है 1 to 1 फाइट, 2 सीटों को छोड़ के सीधी फाइट जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। जी शत्रुघ्न जी, तो अलग अलग तरह के समीकरण इस पूरे चरण में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सीटों का विश्लेषण करके इस पूरे चुनाव पर हमसे जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।